पुतिन की जो ओरिजिनल प्लान थी वो ये थी, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन हथियार डाल देगा। लेकिन देखिए यूक्रेन के लोगों की कहानी, ये एक तरीके से कहानी जय जवान जय किसान वाली कहानी है। अब पुतिन का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। जो इसने अपनी आर्मी को वहां पे भेज दिया था और उसने सोचा था कि मैं 2-3 दिन में सब कुछ साफ करके वापस आ जाऊंगा, पुतिन जो एक तरीके से तानाशाह है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, उसको तो आपने हीरो बना के पेश कर दिया, जो कि एक महाजिद्दी आदमी है जिसके पास यूक्रेन के ऊपर के साथ लड़ाई करने का एक भी रीजन नहीं है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरुण सांगवान। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, रशिया वर्सेस यूक्रेन की जो वॉर है, इसके 5-6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। एक तो सबसे पहले, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि रशिया के लीडर्स की क्या क्या हिस्ट्री रही है, क्योंकि उसमें बहुत ही हैरानी वाला एक फैक्ट आएगा कि 2 इनके लीडर्स को छोड़ के बाकी सभी की ऑफिस होल्ड करते हुए ही डेथ हुई है। चाहे उसने 1 साल के लिए होल्ड किया, चाहे 2 साल के लिए होल्ड किया, चाहे उसने 18 साल के लिए होल्ड किया। तो क्या ये बहुत हैरानी की बात नहीं है? इससे हमें पता लगता है रशिया किस टाइप का कंट्री है। सेकेंड, हम ये एक बहुत ही काला चैप्टर है रशिया की हिस्ट्री में 1932-1933 में, जिसका सीधा यूक्रेन के साथ लेना देना है और उसका नाम है होलोडोमोर। तो हमें होलोडोमोर पता करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3, हम ये पता करेंगे कि यूक्रेन की आबादी किस टाइप की है और उनके अंदर जो अलग अलग धर्म की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, कितने मुस्लिम्स हैं, कितने ज्यूस हैं, क्योंकि ये हमारी जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया हम कहते हैं, ये एक बहुत ही एक गलत नैरेटिव फैला रही है, जो कि उनके प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेके है कि यहूदी है, और उसके हिसाब से उन्होंने पूरा नैरेटिव उसके लिए बदल दिया है। और जो हम आखिरी चीज देखेंगे वो ये है कि ये ओलिगार्क क्या है, क्योंकि ओलिगार्क यानी कि बहुत सुपर सुपर रिच पीपल, सबसे पहले ये कहां से आए, ये कब आए थे, और इसका पुतिन से क्या लेना देना है, और सबसे बड़ा खतरा पुतिन को इन लोगों की तरफ से कैसे होते जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रशियन सिस्टम को समझने की कोशिश। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के साथ, जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसके अंदर लेनिन की विजय हुई थी, जिसने 1917 से लेके 1922 तक सोवियत यूनियन के ऊपर राज किया। लेनिन की डेथ उसके 2 साल बाद हुई थी। अचानक ही वो बीमार पड़ गए और 5 साल के आखिर तक वो बीमार पड़े, अचानक उनकी तबीयत खराब होने लग गई, कहते हैं वो कोमा में चले गए, और 2 साल स्ट्रगल करने के बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद में 3 लोगों का ट्रोइका यानी 3 लोगों का ग्रुप आया था, जिसमें से स्टालिन केवल एक मेंबर थे। तो स्टालिन की जो पावर की स्ट्रगल थी, जो पावर की भूख थी, इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हिटलर से ज्यादा क्रूर आदमी अगर कोई आपको दिखेगा, वो 2 लोग दिखेंगे। एक है स्टालिन, और उससे भी क्रूर एक आदमी था जो कि किंग लियोपोल्ड II बेल्जियम के थे। लेकिन हिस्ट्री इनकी काली हरकतों को छुपाने की कोशिश करती है, ताकि यूरोप के ऊपर डायरेक्टली ब्लेम नहीं आए और ना ही रशिया के ऊपर ब्लेम ज्यादा आए। ओके। स्टालिन की जो पावर स्ट्रगल थी वो 1922 से स्टार्ट हुई, जब लेनिन बीमार पड़े, और 1928 आते आते उसने पूरी तरीके से रशियन गवर्नमेंट को अपने काबू में कर लिया था। ये काबू इतने आसानी से नहीं हुआ था, इसको ग्रेट पर्ज कहते हैं। इसका मतलब जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे, जितने भी आपके समाज के अंदर जो विचारक लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो कि सिंपैथेटिक थे दूसरी टाइप की धारणाओं के लिए, उसके बाद में जो उसको अपोजिशन दे सकते थे, उसके बाद जितने भी रशियन गवर्नमेंट के अंदर लोग उसके खिलाफ जा सकते थे, जितने भी रशियन आर्मी, रशियन इंटेलिजेंस में लोग उसके खिलाफ जा सकते थे, उन सबको उसने पर्ज करा दिया, यानी उनको खत्म करा दिया। तो इस तरीके से स्टालिन ने पावर ग्रैब करी थी। और स्टालिन की मैं एक बात करूंगा होलोडोमोर थोड़ी सी देर के अंदर। स्टालिन ने 1953 तक राज किया, और 53 के अंदर ऑफिस होल्ड करते करते उसकी डेथ हो गई। स्टालिन के बाद में 5-1 महीने के लिए एक और जेंटलमैन आए थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनकी बात नहीं करते। और उसके बाद में आए थे निकिता खुर्शेव। निकिता खुर्शेव एक बंदा था, निकिता नाम लड़की इस पे मत जाना, निकिता खुर्शेव। निकिता खुर्शेव ने लगभग 11 साल राज किया। उनके जो अगले लीडर आए थे वो थे लियोनिड ब्रेजनेव। ब्रेजनेव ने 18 साल तक राज किया, यानी 1964 से लेके 1982 तक उन्होंने राज किया, और ऑफिस होल्ड करते करते उनकी भी डेथ हो गई। ब्रेजनेव के बाद में आए यूरी एंद्रोपोव।
यूरी एंद्रोपोव 1982 से लेके 1984 यानी 1984 तक रहे और 2 साल ऑफिस होल्ड करते करते ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में एक और जेंटलमैन आए जिनका नाम था कॉन्स्टेंटिन चेरनेंको, जिनने 1984 से 1985 यानी 1984 से 1985 के बीच में रशिया के ऊपर राज किया एज ए लीडर, और 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ भी हो गई। उनके बाद में आए थे मिखाइल गॉर्बाचेव, जिनने 1985 से लेके 1991 जब तक रशिया पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था 1991 के अंदर, तब तक उनने रशिया पे एज ए लीडर उनने राज किया। तो अभी तक की जितनी भी लिस्ट थी उसमें से केवल 2 लोग, निकिता खुर्शेव और आपके मिखाइल गॉर्बाचेव को छोड़ के सबकी ऑफिस में डेथ हो गई। चाहे उनने 18 साल काम किया, चाहे 2 साल काम किया, चाहे 1 साल काम किया। तो क्या ये बहुत ही हैरानी वाली बात नहीं है? इससे आपको रशियन सिस्टम के बारे में अच्छे खासा पता लगता है। बोरिस येल्सिन एक बहुत ही 99 के फेयर वाले बंदे थे और बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि बिजनेस सबको समान नहीं जाता था। उनने क्या किया, रशिया के जितनी बड़ी बड़ी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे उनको अपने दोस्तों के अंदर बांट दी। तो एक तरीके से उनके दोस्तों ने रशियन गवर्नमेंट को लोन दिया और उस लोन के बदले में बहुत ही सस्ते तरीके से उन्होंने रशिया की बहुत बड़ी बड़ी 12 नेचुरल रिसोर्सेज की जो कंपनीज हैं, जो स्टेट ओन्ड थी, जो सरकारी कंपनीज थी, वो उनको औने पौने दामों के ऊपर दे दी और वो रातों रात ओलिगार्क बन गए। ओलिगार्क यानी कि रशिया के सबसे ज्यादा रिच बिजनेस पीपल। और बोरिस येल्सिन ने 1991 से लेके 1999 तक राज किया, जिसके बाद में 2000 के अंदर पुतिन पहली बार आए थे और उन्होंने 8 साल काम किया। लेकिन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप 8 साल से ज्यादा यानी 2 टर्म यानी 8 साल से ज्यादा एक बार के अंदर आप राज नहीं कर सकते हो एज अ प्रेसिडेंट। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही एक प्यादे को बिठा दिया, मेडवेदेव को। मेडवेदेव ने 4 साल तक वो कुर्सी संभाली एक तरीके से। पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, मेडवेदेव प्रेसिडेंट बने हुए थे। और जैसे ही वो 4 साल खत्म हुए, पुतिन वापस से आए और उनने 2012 से लेकर 2020 तक राज किया। 2020 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया कि ताकि वो 2036 तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये देखिए ये किस टाइप की डेमोक्रेसी है। तो ये हो गई, सबसे पहले हमें रशियन हिस्ट्री, रशियन लीडरशिप के बारे में समझ में आ गया। नंबर 2 हम बात करते हैं होलोडोमोर। होलोडोमोर एक आतंकी अकाल था जो कि रशिया में स्टालिन ने यूक्रेन के ऊपर कर दिया था। तो यूक्रेन के जो भी फार्मर्स थे तो वो काफी रेजिस्ट करते थे रशिया को कि आप हमारे फार्म्स मत छीनिए। तो रशिया ने क्या किया कि जितने भी उनके बड़े बड़े फार्मर्स थे उनको कुलाक कहते थे और उनके फार्म्स को कहते थे कोलकोज। तो जितने भी बड़े फार्मर्स थे, चाहे वो 24 एकड़ से ज्यादा बड़े फार्मर्स थे, उन लोगों को उनने पकड़ के रशिया में अलग अलग हिस्सों में भेज दिया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स यानी रशिया के बहुत खतरनाक जो जेल थी, और अलग अलग ऐसी जगह पे भेज दिया जहां पे वो माइनिंग में काम कर रहे हैं, बर्फ में काम कर रहे हैं, ना खाना है ना कपड़े हैं। धीरे धीरे लगभग 3 लाख कुलाक्स को जो यूक्रेन के थे उनको मार दिया गया। तो ये एक तरीके से कुलाक्स का जेनोसाइड था। उसके अलावा स्टालिन ने क्या किया, 1928 में जब उसने पावर को ग्रैब कर लिया था, उसने ये किया कि जितने भी इनके फार्म्स थे उसको बोला कि आपसे ये एक तरीके से सरकारी फार्म्स हो गए और तुम इन फार्म्स के अंदर काम करोगे। यानी जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनको उन्हीं के खेतों में मजदूर बना दिया एक तरीके से। और जितने भी बड़े बड़े फार्मर्स थे कुलाक्स, उनको तो वो भेज ही चुका था। उनकी फैमिलीज को उनके घर से निकाल दिया और सड़क पे निकाल दिया और ये कह दिया था अगर किसी ने भी इनकी मदद करी तो फिर स्टालिन और स्टालिन की आर्मी और उसकी इंटेलिजेंस फोर्सेस उनको देखेगी। तो उनके पास से उनके घर के बर्तन तक छीन लिए थे और उनको रातों रात बिल्कुल सड़क के ऊपर निकाल दिया। अब जो बाकी फार्मर्स थे, छोटे मोटे फार्मर्स जितने भी थे, वो प्रोटेस्ट तो करेंगे। तो स्टालिन के मन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्लान आया। तो उसने क्या किया कि जितना भी अनाज था यूक्रेन के अंदर वो सारा का सारा सोवियत रशिया के अंदर भिजवा दिया। आइडिया था कि इनको हमेशा के लिए क्रश कर दूं ताकि ये अपने फार्म्स हमें देने के लिए रेजिस्ट ना करें, जिसको कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं। तो वो कलेक्ट कर रहा था सारे फार्म्स रशियन सरकार के लिए। तो इस फैमिन के अंदर 1932 और 1933 के अंदर यूक्रेन में 70 से 80 लाख लोगों की डेथ हो गई, जो कि रशिया का एक बहुत बड़ा एक काला चैप्टर है। आज जो आप देखते हैं कि यूक्रेन बुरी तरीके से अपनी आजादी के लिए
प्यूतिन की रशिया के साथ लड़ रहा है, उसके पीछे यही कारण है, हॉलोडोमोर। तीसरी चीज जो हमारे गोदी मीडिया ने बहुत ही गलत तरीके से स्प्रेड करी है, वो ये है कि प्रेसिडेंट वोलोदोमोर जेलेंस्की जो है वो एक यहूदी है, और बार बार उस यहूदी को कह के, ज्यू को कह के, और एक तरीके से वो उसका इजराइल के साथ कनेक्शन निकालना चाहते हैं कि जिस तरीके से इजराइल ने पैलेस्टीन यानी मुसलमान लोगों के ऊपर जुल्म कर रखा है, उसका कनेक्शन वो व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल, मेरा अपना मानना है, मेरा एक अलग से वीडियो भी मैंने बना रखा है जो मैंने अरुण सांगवान यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। मैंने खुद बताया है कि इजराइल ने कितने बुरी तरीके से पैलेस्टीन के लोगों को कुचला है, और कम से कम उसके 15-20 एस्पेक्ट, 15-20 डायमेंशंस मैंने खुद हाईलाइट किए हैं कि कितनी क्रूरता के साथ वो कर रहा है। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन का है, वो कोई इजराइल का इंसान नहीं है, यहूदी है। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है 4 करोड़ 30 लाख लोग, उसमें से केवल 48,000 लोग, 48,000 लोग यहूदी हैं, जो कि 0.4% उनकी पॉपुलेशन का है। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 0.9% है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख मुसलमान हैं यूक्रेन के अंदर। बाकी सारे के सारे जिनको हम कहते हैं रूढ़िवादी या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वहां पे। अब जो हमें तीसरा डायमेंशन समझना पड़ेगा वो ये डायमेंशन है कि व्लादिमीर जेलेंस्की एक तानाशाह है? बिल्कुल भी नहीं। जेलेंस्की एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू चुन के आए हैं। उनको 73% पॉपुलेशन ने इलेक्ट किया है अपने प्रेसिडेंट के रूप के अंदर। वो एक अच्छा इंसान है। उसने अपनी मेहनत से, अपनी कला के थ्रू एक अच्छी खासी कंपनी सेटअप करी। उसकी कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कर रही थी, और रशिया के जो सबसे सुपर रिच लोग हैं, जो अरबोपति लोग हैं रशिया के, जिनको ओलिगार्क कहते हैं, वो उनको बुलाया करते परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन जेलेंस्की ने एक पॉइंट के बाद, जब क्राइमिया को रशिया ने छीन लिया, तब से ये वही जेलेंस्की है जिसने मना कर दिया कि मैं रशिया के लिए कभी भी परफॉर्म नहीं करूंगा। अगर वो चाहता तो बड़े आराम से उनके लिए परफॉर्म करता रहता, उसकी कंपनी परफॉर्म करती रहती, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लोग कमा सकते थे, क्योंकि यही शोज में से तो असली पैसा बनता है। इतनी उसकी असली राष्ट्रवादी जो एक फीलिंग है। नहीं तो अब आप सोचिए, आप उसको यहूदी करके बदनाम कर रहे हैं, आप उसको कॉमेडियन बता के बदनाम कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही ये जो युद्ध छिड़ा है, तो अमेरिका ने उनको, यूनाइटेड स्टेट्स ने जेलेंस्की को और उसके परिवार को ऑफर दिया कि हम आपको यूक्रेन से निकाल देते हैं। लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। जेलेंस्की खुद और उसका परिवार, उसकी वाइफ ओलेना और उनके 2 बच्चे, एक 17 साल का है और एक 9 साल का बच्चा है, तो उसकी वाइफ और दोनों बच्चे यूक्रेन के अंदर ही कहीं पे सेफ छुपे हुए हैं। और जेलेंस्की के वीडियो तो आप देखते ही रहते हो। वो खुद एक फौजी टी शर्ट पहन के, फौजी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के अपने सोल्जर्स के बीच में घूमता फिर रहा है। कई बार उसके कितने सारे वीडियोस हैं जो आपने देखे होंगे जिसके पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है। वो इंसान क्या एक सच्चा प्रेसिडेंट, एक सच्चा लीडर नहीं है अपने लोगों का? अब आप देखिए उसका कैरेक्टर किस तरीके से उल्टे तरीके से पेश करा जाता है। यानी कि प्यूतिन जो एक तरीके से तानाशाह है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, उसको तो आपने हीरो बना के पेश कर दिया, जो कि एक महाजिद्दी आदमी है जिसके पास यूक्रेन के ऊपर के साथ लड़ाई करने का एक भी रीजन नहीं है, किसी भी हिसाब से रीजन नहीं है। उसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहूंगा प्यूतिन ने किस टाइप की इंफॉर्मेशन रशिया के अंदर कर रखी है और क्यों वो हार रहा है। प्यूतिन ने कभी भी रशियन पॉपुलेशन को यह नहीं बताया कि ये एक युद्ध हो रहा है। उसने बताया कि ये एक छोटी सी मिलिट्री इंटरवेंशन है, जिस तरीके की मतलब कि घुसपैठ हम 4-5 दिन के लिए मिलिट्री की करके वापस आ जाते हैं। प्यूतिन का पूरा कॉन्फिडेंस इस बात पे टिका हुआ था कि केवल उनके जो 64 किलोमीटर की एक लाइन निकली थी, जो कि कीव की तरफ निकली थी, जिसके अंदर हजारों टैंक्स और हजारों आर्मर्ड व्हीकल्स, जिसको कहते हैं बख्तर बंद गाड़ियां और सैनिक निकले थे, यूक्रेन उसको देखते ही सरेंडर कर देगा। तो प्यूतिन की जो ओरिजिनल प्लान थी वो ये थी, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन हथियार डाल देगा। लेकिन देखिए यूक्रेन के लोगों की कहानी, ये एक तरीके से कहानी जय जवान जय किसान वाली कहानी है, क्योंकि उनको अपने किसानों की दर्द जो कि 100 साल पहले उनके दादा परदादाओं के ऊपर करे गए थे,
वो अच्छे से याद थे कि किस तरीके से स्टालिन ने 1932-33 के अंदर 70 से 80 लाख फार्मर्स, जो कि कॉमन पॉपुलेशन थी वहां की, उसको मार दिया था भूख से। तो हर कॉमन आदमी वहां पे लड़ाई कर रहा है। दूसरी बात, ये जय किसान और जय जवान की कहानी है। जय जवान क्योंकि आप ये देखिए, रशियन जो यूक्रेन है वो लगभग इंडिया से 5 गुना छोटा है साइज के अंदर, और जो रशिया है वो हमसे 5 या 6 गुना हमसे साइज के अंदर बड़ा है। एक छोटा सा कंट्री, जो एक नया कंट्री है जिसको 1991 के अंदर फाइनली दोबारा आजादी मिली है, वो एक कंट्री के सामने दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना उसके पीछे पड़ी है और उसके शहरों को बर्बाद कर रही है। लेकिन यूक्रेन की लड़ाई के अंदर प्यूतिन को जो सबसे बड़ा झटका एक और लगा है, और जो जेलेंस्की के पास में सबसे बड़ा जो हथियार मिला है, वो ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, यानी कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस टाइप के जितने भी कंट्रीज थे इस ग्रुप के अंदर, नाटो के अंदर, यूरोपियन यूनियन के जो इतने कंट्रीज हैं, उनने उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, यानी कि आपके प्रतिबंध लगा दिए वहां से ट्रेड होने में। अचानक से क्या हुआ, रशिया की जो इकोनॉमी है वो लड़खड़ाने लग गई और वो गिरने की तरफ जाने लग गई। उनने उसके सारे कनेक्शंस बंद कर दिए, और एक बहुत जबरदस्त जो उनने एक काम किया है वो ये था कि जितने भी रशियन ओलिगार्क थे, यानी रशिया के जो अरबपति थे, जो गलत तरीके से अरबपति बने हुए हैं, जो रशियन स्टेट एंटरप्राइज खरीद खरीद के बोरिस येल्सिन के टाइम से जो अरबोपति बने पड़े हैं, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज थी, जितना पैसा उन्हें रशिया के बाहर में निकाला था, छुपा के रशियन गवर्नमेंट से, और उनके लोगों का पैसा जितना भी देश के बाहर था, सारे पैसे को उन्होंने फ्रीज कर दिया। तो चाहे उनके बड़े बड़े मैंशंस हैं, यानी बड़े बड़े महल हैं, उनके बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लैट्स हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनके बड़े बड़े समुद्र में चलने वाले जहाज हैं, यॉट्स हैं, जो वो मस्ती के लिए यूज करते हैं, घूमने के लिए यूज करते हैं, उनके जितने बैंक अकाउंट से सारे फ्रीज कर दिए एक तरीके से। तो ये फ्रीज होने से क्या हुआ है, ओलिगार्क जो हैं, जो कि अरबोपति लोग हैं, अब उनका प्रेशर, उनमें से आधे से ज्यादा तो पुतिन के ही दोस्त हैं, अब उन लोगों ने प्यूतिन के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। अब प्यूतिन का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। जो इसने अपनी आर्मी को वहां पे भेज दिया था और उसने सोचा था कि मैं 2-3 दिन में सब कुछ साफ करके वापस आ जाऊंगा, यूक्रेन हथियार डाल देगा, अब उसकी आर्मी के पास में ना खाना बचा है, ना उनके पास में मेडिसिन हैं, ना उनके पास पीने के लिए पानी है, उनके पास में जो पीछे से सप्लाई लाइन आ रही है वो भी ब्रेक हो चुकी है। अब आप ये देखिए, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन और गलत अंदाजे के साथ एक वॉर के अंदर घुसेंगे तो हाल आपका यही होने वाला है। तो ओलिगार्क जिनके पास इतना पैसा है, आप सोच के देखिए, पैसा तो बहुत कुछ करा देता है। तो अब प्यूतिन के मन के अंदर जो असली खौफ पैदा हो गया है, वो उसकी इमेज बचने का खौफ नहीं है, वो उसके खुद के जिंदा बचने का खौफ है। नॉर्थ यूक्रेन पे जो हमला हो रहा था, वहां से उसकी सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। तो ये पीछे हटना कोई उसकी दरियादिली नहीं है, ये उसका खौफ हो गया है कि उसकी जो बची खुची इमेज है वो खराब हो जाएगी। उम्मीद वो ये कर रहा है कि किसी तरह नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के यूक्रेन के 2 हिस्से कर दे, नॉर्थ मतलब एक तो वेस्ट साइड का और ईस्ट साइड का, और वो ईस्ट साइड के ऊपर कब्जा कर ले, जैसे वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। प्यूतिन की उम्मीद ये है, लेकिन इस समय जो यूक्रेन के अंदर हौसला है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हाँ, इकोनॉमिक सैंक्शंस का बहुत बहुत भयंकर फर्क पड़ा है। तो ये है असली कहानी यूक्रेन की। अब आपको पता लग गया यूक्रेन के लोग बिल्कुल मरने मारने के ऊपर क्यों उतारू हैं। इन लोगों के पास में हॉलोडोमोर का जो हिस्ट्री है वो आज तक बिल्कुल सही उनके दिमागों में फ्रेश है। उन्हीं के दादा दादी परदादा परदादियों के साथ में हुआ है। वो रशिया को कभी भी हावी नहीं पड़ने देंगे। इस टाइप के जो तानाशाह हैं उनको कभी भी जीतने नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये आगे से आगे एक के बाद एक देश काबू करते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। थैंक यू।